प्रवीण शुक्ल जी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके घुटनों में कोई रोग है क्या सर? तो खड़े होइए जरा, यहाँ आइए, तालियां बजाइए। देखिए, आजकल नौकरी में बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ एक जगह पर। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक नए चपरासी की नियुक्ति हो गई। आप पढ़ाते हैं तो दिक्कत आपको थोड़ी है, उनको दिक्कत है जो पढ़ रहे हैं। मेरी क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। उसका नाम था चपरासी का प्राणनाथ। प्राणनाथ। अब देखिए, लेडी टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे क्या कहकर बुलाएं, ना प्राण कह सकते ना नाथ कह सकते। एक टीचर ने मुझसे आकर कहा, बोले इसे कहाँ से पकड़ लाए सर, इसे क्या कहकर बुलाएं? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? तो बोला जी स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। धारावाहिक था अगले का पूरा का। मैंने तो देखा, जब मैं जाता हूँ कई बार कॉलेज, आजकल एक टीचिंग क्लास में होती है, एक टीचिंग उसके बाद में होती है जी। उस पर एक छंद सुनिएगा। सुनाइए। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे बीए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास। गुरुजी ने पूछा बच्चे से, बेटे तुम क्या पढ़ना चाहते हो? आज के छात्र का जवाब सुनिएगा, वो क्या पढ़ना चाहता है। कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। क्या बात? नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। जब नौकरी की बात करते हो तो मुझे लगता है कि घरवाली से बड़ी नौकरी किसी की नहीं है। आप उसे प्रसन्न कर लो तो आपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। लेकिन उसे प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल का काम है जी, भगवान तक नहीं कर सकता। वो भी बेचारा धक्के खाता घूमता है कई बार। वो धक्के खाता इसलिए घूम रहा है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही प्रवीण जी के, ईश्वर ने पुरुष बनाया फिर वो मुस्कुराया, ईश्वर ने महिला बनाई उसके बाद न पुरुष मुस्कुराया न ईश्वर। मुझे याद आता है पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। अगले साल फिर दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए, मामला फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन दोनों ने फैसला किया, जब हिसाब बराबर हो गया तब एक कविता सुनिएगा, आपको आनंद आए। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अच्छा। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार, कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली की क्या जरूरत है? जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है?
एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है, चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं है। किनारे पर खड़े हुए लोग बोले बधाई। बहुत अच्छे, बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई, 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही वही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मैं। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कभी मूंछों को मरोड़े, कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा, सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा। बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, पूरा पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरुजी ने कहा कि और बता मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे ने क्या कहा कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा, सामले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। झूठा जो वकील होवे, उड़ने में चील होवे, गिद्ध की तरह छीन मार के झपट्टा, लड़ने में लट होवे, बुद्धि से अनट होवे, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरुजी को लगा बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, समथिंग डिफरेंट है। तो गुरुजी ने जो कहा उस बच्चे से जी, उसको मैंने छंद में लिखा है। क्या कहा भैया? कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू। आग को उगल कर रात दिन जल कर, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवि बनेगा तू। चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूँ। तो गुरुजी का श्राप का मारा हुआ वो बच्चा मैं ही हूँ। और मैंने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जी। एक ऐसी कविता लिखी, उसमें पहली पंक्ति जहाँ समाप्त होती है, दूसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, दूसरी पंक्ति जहाँ समाप्त होती है, तीसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। इसको हिंदी छंदों की भाषा में सिंहावलोकन छंद कहा जाता है। शेर जब पीछे मुड़ के देखता है तो सिंह का जब अवलोकन अपने शरीर की तरह होता है। ये भाषा में भी होता है कि पंक्ति है, पंक्ति का जो आखिरी शब्द है फिर से वो पहला शब्द बन जाता है। तो वो सिंहावलोकन छंद की कविता है जी, जो आप सुनाए। कि गद्दी के कारण देश हुआ रद्दी, रद्दी हुआ है पूरा ही ढांचा, ढांचे में बगुलों ने मछली को फांसा, फांसे हैं मुंह सब दीन दुखी जन के पसीने से ढेर लगे धन के, धन से खनकती है लीडरों की गगरी, गगरी से बनती है सोने की नगरी, नगरी में खन 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 के है पैसा, पैसे से रचते हैं खेल चाहे जैसा, जैसे कि रचते हैं चौपट राजा, राजा का फिर भी बजता न बाजा, बाजा है डंडा निर्धन जन पर
पर कोई दोष नहीं इनके सिर पर रखते हैं गांधी की टोपी, टोपी ने हिंसा की आरजू ना सौंपी ना कोई भी आदत भद्दी, भद्दे करम से क्यों मिल रही गद्दी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात है, क्या बात। एक शुद्ध संबोधनों की कविता सुनिएगा, स्वागत। जिसका शीर्षक है भूतपूर्व प्रेमी वर्तमान पति, शादी के बाद में पति की दुर्गति हुई तो उसने कैसे कैसे संबोधन दिए अपनी श्रीमती जी को। जी। तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी मैं तुझको कार समझ बैठा, जिसने बेड़ा ही गर्क किया उसको उद्धार समझ बैठा। मैं समझ रहा था तू तो निर्मल निर्झर पावन गंगा है, पर जिसने मेरे घर को फूंका तू तो वही पतंगा है। कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, खाली ठलुआ पाजी नालायक मुझे बताती रहती है। मेरी अच्छी खासी किस्मत को तूने आकर फोड़ दिया, मैं छड़ा कुआरा अच्छा था तूने आकुनबा जोड़ दिया। क्या बात है। चुन्नू मुन्नू रीटू पीटू टीटू का मुझे प्रसाद दिया, बच्चों की इस फुलवारी को तुमने पूरा ही खाद दिया। बच्चे जब से देखे मुझको दिन में तारे दिख गए, हम दूध पिलाना गोद खिलाना नाक पहुंचना सीख गए। फीस जमा करने वाली लाइन में अक्सर लगता हूँ, मैं जगता जगता सोता हूँ, मैं सोता सोता जगता हूँ। मेरी पतलून शर्ट का तूने आकर कुर्ता बना दिया, जो हलवा पूरी खाता था उसका ही भुर्ता बना दिया। मकड़ी की तरह से मुझ पर तू जाल पूरती रहती है, जैसे कच्चा खा जाएगी तू मुझे घूरती रहती है। तेरी माँ कहती थी तू तो मेरे चरणों की दासी है, पर मुझको लगता है तू तो मेरे प्राणों की प्यासी है। कि सर्दी की धूप कहूँ रूप का स्वरूप कहूँ, कहूँ कामदेव को कमाल लगती हो तुम। तुम्हें देख होली की ठिठोली याद आई मुझे, भंग की तरंग में गुलाल लगती हो तुम, भंग की तरंग में गुलाल लगती हो तुम। प्रेम की परीक्षा में पदक जिन्होंने पाए, उनको भी जटिल सवाल लगती हो तुम। मेहंदी रचा के 60 साल का कुंवारा बोला मेरे सपनों की ससुराल लगती हो। प्रवीण जी को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। जी स्वागत। समर्पित क्या, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। गजब ये है वो निगाहों से वार करते हैं, वो मेरा दामने जा तार तार करते हैं। मैं क्या बताऊँ अना है दिलो जिगर जख्मी, वो एक तीर से कितने शिकार करते हैं। खन्ना जी आपने कह दिया है तो मैंने भी खड़े खड़े 4 पंक्तियां आपके लिए कही हैं। जी कहिए। कि जिस दिन मैं किसी आप जैसी से प्यार कर लूंगा, सबके सामने प्यार का इजहार कर लूंगा, उसी दिन जानता हूं पक्का है अपना घर दिल्ली छोड़कर हरिद्वार कर लूंगा। जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन आती रहती हैं जी, और कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, कवि सम्मेलनों में जितने स्त्री पुरुष होते हैं उससे ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ। उस सिचुएशन से दुखी होकर मैंने एक छंद लिखा सुनाए। कि सम्मेलन हो रहा था, एक बच्चा रो रहा था, कविता सुनाना मुझे हार्ड लगने लगा। दूसरा छड़ी लिए यहाँ से वहाँ घूमता था, होम गार्ड का मुझे वो गार्ड लगने लगा। तीसरा दूजे को जांच रहा, चौथा नाच रहा, 5वां लेटा था लैंडलॉर्ड लगने लगा। श्रोताओं में ज्यादातर बच्चे देखकर मुझे सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा, सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा। ये भी स्थिति हो जाती है। कई बार राजनीति में ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आज इस पार्टी में था, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में। हाँ जी। इस सिचुएशन पर एक छंद और सुनिएगा जी। स्वागत है। कि वोटर ने कहा झूठ का है बोलबाला यहाँ, एक भी नेता मिला ना सच्चाई के घर में। गांधी जी की नीतियों की बात जो भी करते हैं वो भी मुझे मिले नहीं गांधी की डगर में। मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे, कि मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे, या मिलेंगे कहीं किसी खटर पटर में। ढक्कन उठा के मैन होल का तू झांक लेना, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। भाई प्रवीण, तुम कई सारी सिचुएशंस पे बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सिचुएशन देना चाहता हूँ। अगर तुम उस सिचुएशन पे कुछ कह सको तो फिर पता चलेगा कि तुम इस सिचुएशन में कितनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हो। मान लीजिए ये जो है, जो हमारे साथ खड़ी है, मान लीजिए ये अपने स्वयंवर की घोषणा करती है। एक मिनट, खाली कल्पना है, इतना ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं। और देश के कवि वहां आते हैं, अब वो इनसे किस तरह से स्वयंवर में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ये सिचुएशन पे अगर कुछ कह सको तो कुछ बात बने। एक मिनट,
कल्पना भी अच्छे से ही करनी चाहिए। अब तो कवि क्या पूरा देश कुछ ना कुछ कहने की मुद्रा में आ गया। जी जी। जी शुरू कीजिए। अरे एक मिनट, शुरू करने के पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से कवि आएंगे और बताएंगे। मान लीजिए ये नेहा है, और मान लीजिए काका हाथरसी आते हैं जो ऐसे कविता पढ़ते थे। ढाई मन से कम नहीं तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ढोत फुटबॉल, और लिखी ढोत फुटबॉल न करती घर का धंधा, हाड़ बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा। अब काका जी आएंगे तो कैसे कहेंगे कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। वाह वाह वाह। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। काका जी के बाद हम बुलाते हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। वो कैसे पढ़ते थे जरा देखते हैं। कि तू है छोटी मैं हूँ लंबा, मैं तो हूँ पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। चलिए ये हुए Rejected, ओम प्रकाश आदित्य जी। अब हमारे एक बहुत बड़े कवि जो थे वो भजनों में बड़ा अच्छा करते थे, अल्लड़ बीकानेरी जी। वाह वाह। जी जी, श्रद्धालु आत्मा। कि आया हूँ कपड़ों पर मैं सेंट वह लगाए के, नया नया कोट और पैंट वा सजाए के हो राम। नेहा जब मुझको देखेगी तो मैं भी शर्माऊंगा, वो मुझसे शर्माएगी तो मैं उससे शर्माऊंगा। मुझको वो माधुरी लगी तो मैं हुसैन बन जाऊंगा, भजन कीर्तन के बदले फिर इलू इलू गाऊंगा। कर दूंगा सत्य वचन को, वारूंगा तन मन धन को, लाऊंगा नई दुल्हन को लंदन घुमाए के, हनीमून मनाए के हो बहुत अच्छे प्रवीण। अल्लड़ जी और आदित्य जी बहुत बहुत मैं उनके साथ रहा हूं तो मैं जानता हूं बिल्कुल अगर वो सुनाते तो ऐसे ही सुनाते। लेकिन हाँ, एक हमारे कवि और आए, हमारे वरिष्ठ कवि वाहवा में आके गए, गोविंद व्यास जी। अगर वो कहते इनके लिए स्वयंवर में तो कैसे कहते? 2 लाइनों में ही वो बात खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने यूं कहा कि उम्र जब किसकी आई तब ही शादी हो गई, माला लेकर क्यों खड़ी अब उम्र आधी हो गई। भाई गोविंद जी का भी हो गया, अब कौन बचे? हमारे एक और वरिष्ठ कवि। हाँ भाई, वो तो मोहब्बत पे बहुत बढ़िया कहते हैं, कौन? संतोषानंद जी। अगर वो कहेंगे तो कैसे कहेंगे? वही। देखिए संतोषानंद जी क्या कहेंगे कि लड़की तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए। ओ मेरा दिल है खाली, ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए। लड़की तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात है। भाई हमारे एक कवि, बड़े वरिष्ठ कवि, और मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, हुल्लड़ मुरादाबादी जी जब सुनाते हैं उनका भी एक खास अंदाज है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो वो अगर सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? देखिए उन्होंने अपने पहले वाले कवि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हार नहीं डाला लड़की ने तू अब तक क्यों रो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, जिनके मुंह है टेढ़े मेढ़े वे लाइन में खड़े हुए, जिन्हें मंच पर होना चाहिए खामो खामे अड़े हुए, हार नहीं डाला मुझको भी हुल्लड़ तो अब सो रिया। गणपति बप्पा। प्रवीण भाई, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, तुम हर परीक्षा में पास होते जा रहे हो। अब मैं एक विशेष परीक्षा लेना चाहता हूँ। हमारे वीर रस के एक कवि थे, दुर्भाग्यवश दुनिया में अब नहीं है, डॉक्टर उर्मिलेश, और उनका खास अंदाज होता था, मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, इस सारे बुरे परिवेश के लिए। अगर वो पढ़ते तो कैसे पढ़ते? कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनी ये राग और द्वेष के लिए, रूप सी के रूप वाले वेश के लिए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए,
इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हार ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं सुंदरी का दम। गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम। भाई बहुत शैलेश बढ़िया जी। प्रवीण, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हाँ प्रवीण शुक्ल खुद अगर कहेगा तो क्या कहेगा? नेहा जी मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा जी कहिए। कि बात जरा सुनो गोरी, तू है बालकों सी भोरी, उम्र तुम्हारी 16 साल से न ज्यादा है, वाह वाह। उम्र हमारी भी तो तेरे आसपास ही है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है, शादी करने से दोनों के कानून टूटता है, दोनों को ही जेल होगी, बोल क्या इरादा है, अभी इंतजार कर किसी को न मानवर, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है। छंद, शिल्प और कथ्य का यदि इस देश में कोई एक संगम, एक तीर्थ स्थान हो सकता है तो वो निश्चित रूप से अल्हड़ बीकानेरी होते हैं। वो मेरे रोम रोम में रमे हुए हैं। कुछ देर के लिए ये मान लीजिए उनकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूँ। स्वागत। उन्होंने 4 अलग अलग कवियों की अलग अलग पहचान बताई। देखिए वो पहचान क्या है। जी। कि भूखे भेड़िए सा जो डिनर पर टूट पड़े, अच्छा। उसे अजनबी अनजान कवि मानिए, आहा। एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे मन मौजी मेहमान कवि मानिए। ओहो। माइक पे आते ही जो पानी का गिलास मांगे, हाँ। उसे साधु संत या सुजान कवि मानिए। टुल्लू हो के मंच पे जो गेंडे सा पसर जाए, उसे आप देश का महान कवि मानिए। अल्लड़ जी देश के एकमात्र ऐसे हास्य कवि थे जिन्होंने अपने हास्य कविता में गीत के कई अंदाज को बांधा। वो शास्त्रीय गायन में भी कविताएं करते थे। उनका एक प्रसिद्ध गीत था, वोट मांगन निकले नेताजी। खास अंदाज में पढ़ते थे। और उनकी एक बड़ी मशहूर कविता जो मेरे ख्याल से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पे पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कव्वाली को हास्य कविता में ढाला। अगर वो ना सुनाई जाए तो फिर क्या बात है। और अल्लड़ जी, मुझे याद आता है, प्रवीण तुमने याद दिला दिया, वो कहते थे, मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां, वाह हम कैसे गुजारा करते हैं, होठों से छुआ कर मूंगफली, होठों से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं, होठों से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। डैडी को लगी। क्या हुआ उसके बाद शैलेश भाई? छत बैठे थे लेके मूंगफली का थैला, आ गई सामने खिड़की पे हमारी लैला, हमने सोचा कि उसको कोई निशानी दे दे, अखिले फूल को भरपूर जवानी दे दे, गुफ्तगू की नई तरकीब निकाली हमने, लेकिन एक मूंगफली उस पे उछाली हमने। इससे पहले कि वो उस मूंगफली को लपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आ टपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां टपके। फिर क्या हुआ? उनका पारा था जरूरत से चढ़ गया ज्यादा, अपनी बंदूक उठा हम पे निशाना साधा, खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, छुप गए जाके पड़ोसन के गुसल खाने में। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। अब देखिए उनके डैडी क्या हाल हमारा करते हैं, वो से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। थी मूंगफली भेजे का खलल, हो गई गुसल खाने में गजल। अब गुसल खाने में क्या गजल हुई? क्या कहते हैं?
के सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जब गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है। फेस को मोड़ के कॉलेज की हसीना कोई बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है। 30 तारीख को पिक्चर के लिए जब मैडम एकदम जिद पे अड़ी हो तो गजल होती है। वो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है। और एक खास शेर सुनिए, क्या ऑब्जर्वेशन है एलर्जी का। कहते हैं आगे, मुंह के अंदर होठ से मूंगफली के दाने, आग चिलगों पे गड़ी हो तो गजल होती है। आग चिलगों पे गड़ी हो तो गजल होती है। रात दिन होती रहे ठाठ से इनकम, लेकिन टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। और ये खास शेर आपके लिए जो अल्लाह जी कहते हैं, अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन, अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। मूंगफली भेजे का खलल, हो गई गुसल खाने में गजल। तो हम ताजा गजल को साबुन के रैपर पे उतारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन। और आप गुसल खाने का सात्विक दृश्य देखिए, ऐसा अल्लाह जी कहते हैं कि लट के हैं, लट के हैं, वो लट के हैं, लट 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 के है पड़ोसन के कपड़े, हो लट के है पड़ोसन के कपड़े, हम उनको निहारा करते हैं। मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। कलेश जी, मैं एक कविता विशेष सुनाता हूँ जी। और शराफत की बात है तो सारी शराफत रोटी के लिए हो रही है। मैं रोटी शीर्षक से एक कविता सुनाता हूँ। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं, घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं, चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता ताता थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक से गरम से, बक से गरम से हूं बिगड़े करम से, बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। आए 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 भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत अच्छा। वेरी नाइस प्रवीण जी। लेकिन इस रोटी के चक्कर में लोग कैसे कैसे काम आजकल कर रहे हैं। समाज की कुछ विसंगतियां एक आरती के माध्यम से स्वागत आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। आराम हरे स्वामी ऐश आराम हरे, बिल्कुल धवल केस में तुमने संत वेश में अद्भुत काम करे, बोलो ऐश आराम हरे। जो कोई तुमको ध्यावे कष्ट बढ़े मन का, स्वामी कष्ट बढ़े मन का, धोखा वो ही खावे धन के संग बढ़ जावे, खतरा तक धन का, बोलो बोलो बोलो। एक विशेष बंद देखिएगा। बापू बेटा दोनों कथा कहूँ मैं किसे की, स्वामी कथा कहूँ मैं किसे की, धत कर्मों
छलिया तुम छलिया तुम ठग और कामी स्वामी तुम ठग और कामी लोभ मोह के संगम कामुकता के उदगम तुम लंपट नामी बोलो ऐश आराम हरे। विशेष पंक्तियां देखिएगा शैलेश भाई। सुनाइए पंडित जी। वासना के तुम सागर दुष्ट कर्म करता स्वामी दुष्ट कर्म करता हर लड़की का बाबू हर लड़की का दादा थोड़ा कम या ज्यादा तुम्हें देख डरता बोलो ऐश आराम हरे। तुम हो एक शनीचर बिल्कुल मूढ़मती स्वामी बिल्कुल मूढ़मती अपनी झोली भर दी भक्त जनों की कर दी तुमने विपद गति बोलो ऐश आराम हरे। जीवन के संकारक तुम भक्षक मेरे स्वामी तुम भक्षक मेरे अश्रु आँख में लाए ये कहती अब लाए द्वार खड़ी तेरे बोलो ऐश आराम हरे। विषय विकार बढ़ाओ पुण्य हरो देवा स्वामी पुण्य हरो देवा प्रभु पुण्य हरो देवा श्वेत कमल से खिलकर बापू बेटा मिलकर खाते हो मेवा बोलो ऐश आराम हरे। दुष्कर्मों का तुमने लगा दिया जट्टा स्वामी लगा दिया जट्टा तुमने सब पंथों पर हमने सब संतों पर लगा दिया बट्टा बोलो ऐश आराम हरे। अंतिम सुनिएगा जो कोई ऐश आराम की आरती को गाए स्वामी आरती को गावे प्रभु आरती को गावे इधर उधर वो ताके बिना किसी बाधा के सीधा जेल जाए बोलो ऐश आराम बोलो ऐश आराम भगवान की जय हो पंडित प्रवीण शुक्ल की जय हो। क्या बात है पंडित जी, वाह वाह, मजा कर दिया, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।